नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 11 किरण प्रकाशिकी और आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर 2 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन तब होता है जब भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले दो माध्यम, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम इस प्रकार से हों और प्रकाश की किरण इन पर तिर्यक आपतित हो, टेढ़ी किसी कोण पर आपतित हो, तब यह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, या तो इस तरफ या दूर ये मुड़ जाती है। ये जो कोण नापे जाते हैं हमने आपको बताया था कि अभिलंब से नापे जाते हैं और अभिलंब कहाँ खींचा जाता है? आपतन बिंदु पर। ये कोण आपतन का कोण हमने बता दिया था। कोण अपवर्तन का कोण है यदि माध्यम सघन हो पहले की तुलना में, और ये जो कोण है वह अपवर्तन का कोण है यदि जो माध्यम है, सेकंड जो माध्यम है, वो पहले माध्यम से प्रकाशिक घनत्व उसका कैसा हो? विरल हो। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। हम जानते हैं कि हमने दो नियम भी पढ़े थे। पहला नियम कहता है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण सब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है वो कहता है, स्नेल का नियम जो हमने पढ़ा था, कि आप अगर साइन आई देखें तो वह किसके समानुपाती होता है? साइन आर के। अर्थात हम जैसे जैसे एंगल आई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल आर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने ये सोचा कि अगर हम क्या करें, ये जो सघन माध्यम है इसको पहला माध्यम लें और ये जो विरल माध्यम है तुलना में उसको हम दूसरा माध्यम लें। तो हमने कल्पना की कि हम ऐसा कुछ करें कि माध्यम जो हमारे यहाँ पर है इसको हम बोल देते हैं कोई माध्यम है, इससे विरल कौन है? हर माध्यम से विरल वायु है। प्रकाशिक रूप से वायु कैसी है? विरलतर है। सबसे ज़्यादा हम विरल माध्यमों में ले लेते हैं, निर्वात के बराबर इसकी प्रकाशिक घनत्व मानते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो माध्यम है जहाँ से किरण आपतित हो रही है, पहले हमने किधर दिखाया है? ऊपर से नीचे की ओर। अब हम किधर दिखा रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर। तो अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये आपका हमने आपतन बिंदु मान लिया है, इस पर यदि कोई किरण इस प्रकार से आपतित होती हो, ठीक है, तो आपतित किरण क्या करेगी? विरलतर माध्यम में जाकर के अभिलंब से दूर हटेगी। तो आप कहेंगे कि ये अपने वास्तविक पथ की जगह विचलित हो जाएगी और दूर चली जाएगी। तो जैसे कोई शैतान बच्चा होता है, वो बोलता है भाई एक पत्थर मार के देखता हूँ, अगर ये एक पत्थर जो है वो एक टिप खाता है पानी के अंदर, तो मैं थोड़ा और जोर से, थोड़ा और नीचे से दूसरा पत्थर भी मारता हूँ तो वो 2 टिप खाएगा। ठीक है, फिर वो और ज़्यादा तीसरा पत्थर फेंकेगा और तीसरे पत्थर को वो और ज़्यादा स्किल से फेंकेगा, तो वो क्या करेगा? 3 टप्पे खाएगा। तो इस तरह से ही हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम क्या करें, ये तो पहली बार भेजा, अगर हम थोड़े और बड़े आपतन कोण से भेजें तो क्या होगा? ये पहले वाला I1 मान लेते हैं, इसका R1 मान लेते हैं। चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अपवर्तन कोण वैसे ही I से बड़ा था, लेकिन हमने क्या किया? अपवर्तन कोण और बढ़ा दिया। तो सेकंड नियम के अनुसार हमें जो अपवर्तन का कोण है, जो आपतित कोण हमने बढ़ाया है, तो हमें अपवर्तन का कोण भी और बढ़ के मिलना चाहिए। तो ये इस तरह से इस और दूर चली जाएगी। ये जो कोण है वो हम R2 कह देते हैं, इसे हम I2 कह देते हैं। अब जैसे उस बच्चे को जो बहुत जिज्ञासु है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा उसमें एनर्जी ज़्यादा है, वो क्या करता है? जैसे जैसे वो पानी पर पत्थर चलाता है, पहले एक टिप खाया, फिर दूसरा टिप खाया, फिर तीसरा टिप खाया, फिर वो और ज़्यादा तेज़ फेंकता है तो कई टिप खा के जाता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, हम और थोड़ा सा एंगल बढ़ाते हैं और हम क्या देखते हैं, जैसा कि हमने सोचा था कि क्या ऐसा होगा कि वह अपवर्तन का कोण बढ़ता चला जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और बढ़े एक आपतन कोण के लिए हमने देखा कि प्रकाश की जो अपवर्तित किरण थी वह अंतरा पृष्ठ के बराबर अपवर्तित होते हुए निकल गई। यहाँ पर हम इस कोण को, यह जो विशिष्ट कोण है ना, जिस पर हमारे पास जो अपवर्तित किरण है वह अंतरा पृष्ठ से होकर जा रही है, इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। IC से इसको प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में से क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इसीलिए हम इसे C लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ये क्रांतिक कोण है।
क्रांतिक जब भी फिजिक्स में किसी चीज़ के आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से बिहेवियर चेंज हो रहा है, यहाँ से जो पैटर्न आ रहा था वो बदल रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न की बदलने की शुरुआत होती है कि अब हमारे पास इस क्रांतिक कोण से भेजने पर जो आपका अपवर्तन का कोण है वह कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। अब हम इसके बाद यदि एक ऐसे कोण से भेजें, आपतित कोण एक ऐसा कोण हो जो क्रांतिक कोण से भी अधिक हो, तो क्या होना चाहिए। तो हमने ऐसा भी करके देखा, जैसे ही हमने प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे भेजा, हमने पाया कि ये किरण तो माध्यम में वापस लौट आई। देखिए विशेषता इसलिए है कि दोनों ट्रांसपेरेंट माध्यम थे, दोनों कैसे हैं, पारदर्शी है। प्रकाश की किरण को उधर जाना चाहिए था, लेकिन एक कोण के बाद उसने क्या किया, वहां ना जाकर वापस लौटना चुन लिया। इस कंडीशन में, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कि प्रकाश की किरण के साथ जब वह अंतराह पृष्ठ पर पड़ती है 3 घटनाएं घटती हैं। यहाँ पर आइडियली हम ये कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वह संपूर्ण तीव्रता के साथ माध्यम में वापस लौट आती है, ना उसका परावर्तन होता है, ना उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। उसका 100% इंटेंसिटी, ज़्यादातर 100% हम आइडियल केस में कह रहे हैं, 100% इंटेंसिटी क्या करता है, वापस लौट आता है। और इसीलिए ये जनरल जो हम परावर्तन पढ़ते हैं, जिसमें कुछ भाग अवशोषित भी हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित भी हो सकता है, कुछ अपवर्तित भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा परावर्तित तीव्रता हमें इस केस में मिलती है। इसीलिए हमने इस परावर्तन को क्या कहा है, पूर्ण। और चूंकि यह इस केस में हो रहा है कि माध्यम दोनों ट्रांसपेरेंट है, प्रकाश की किरण उधर जा रही थी, जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक, मतलब एक ही माध्यम में होने वाला। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पर क्रांतिक कोण विशेष है और क्रांतिक कोण पर अपवर्तन का कोण 90 डिग्री है। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को सामान्य भाषा में जो हमने पढ़ा उसके आधार पर परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यदि प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हो तो वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं कि कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यदि ये 2 कंडीशंस नहीं होंगी, 2 शर्तें नहीं पूरी होंगी तो नहीं होगा। तो पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण हमेशा किधर से किधर जाए, सघन से विरलतर माध्यम में। और दूसरी कंडीशन है कि आपतित कोण कैसा हो, हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक हो। और क्रांतिक कोण क्या है, वह विशिष्ट आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आइए हम कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं। तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हुए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हो तो वह सघन माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है और यह परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसकी 2 शर्तें क्या हैं, तो 2 शर्तें जो परावर्तन, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसे होने के लिए होनी ही चाहिए। पहली, प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता हो, प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जाता हो, ठीक है। और दूसरा, कोण पर निर्भरता है हमारी। दूसरी जो शर्त है वो कोण पर निर्भरता वाली शर्त है कि आपतन कोण क्या होना चाहिए, आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या है, वह कोण जिस पर सघन से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर अपवर्तित होती हो, वह क्रांतिक कोण है। तो अगर हम यहाँ पर कहें क्रांतिक कोण के लिए, तो वह कोण जिस पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है।
क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम IC से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे हम थीटा C से प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सूत्र निकाल लेते हैं जो माध्यम, कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। किसकी तुलना में? दूसरे विरल माध्यम की तुलना में। हम इसके अपवर्तनांक का सूत्र निकाल लेते हैं। तो हमें पता है स्नेल का नियम कहता है, इसीलिए हमने स्नेल का लॉ पढ़ा था क्योंकि सभी जगह काम आता है, कि साइन I बटे साइन R जो होता है वह किसके बराबर होता है? n/1 के बराबर। और इसको हम कैसे लिखते हैं? माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? n1 साइन I बराबर n2 साइन R। ठीक है, ध्यान देंगे अगर यह कोण क्या हो, यदि I जो है वह IC के बराबर हो, जो कि क्या है? क्रांतिक कोण है, तो आप लिखेंगे ये माध्यम, इसको हम अगर माध्यम लें तो n माध्यम, साइन कितना होगा? क्रांतिक कोण IC के बराबर, और ये किसके बराबर होना चाहिए? तो अगर हम इस दूसरे माध्यम को वायु लेके चल रहे हैं तो n वायु या a आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, और साइन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि क्रांतिक कोण पर अपवर्तन का कोण कितना है? 90 डिग्री का कोण है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं n माध्यम साइन IC, या थीटा C भी लिख सकते हैं, बुक में शायद थीटा C लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें विशेष बात। और क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तनांक हम जो वायु का लेते हैं वह 1 ले लेते हैं, तो ये हो गया 1। साइन 90 डिग्री आप जानते हैं वैल्यू 1 होती है, तो आप अगर साइन IC क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक को संबंधित करें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वायु नहीं हो, कुछ और हो, तो आप माध्यम 1 और माध्यम 2 करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम वायु लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर वायु ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सूत्र निकल के आया जो किसका है? क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को संबंधित करता है। इसे आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ा क्योंकि हमारे कोर्स में प्रकाशिक तंतु लिखा हुआ है और प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन की एक एप्लीकेशन है। तो आइए अब हम प्रकाशिक तंतु के बारे में भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, ये है प्रकाशिक तंतु, और प्रकाशिक तंतु को इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमें 2 भाग होते हैं। जो अंदर का भाग है इसे हम कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। इंग्लिश में से कोर कहा जाता है। ठीक है, बाहर का जो है पार्ट उसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लेडिंग, और हिंदी में से अधिपट्टन कहा जाता है। ठीक है, चूंकि हम चाहते हैं कि हम इस प्रकाशिक तंतु के माध्यम से सूचना इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में दूर तक भेज सकें, तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस प्रकाशिक तंतु की मदद लेते हुए दूर तक एक अपना सिग्नल भेज सकते हो, जो कि जब उसका परावर्तन हो तब वह अवशोषित नहीं किया जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, और जो सूचना हम इस एंड से भेजें वो इसके दूसरे एंड से प्राप्त हो, वैसी ही सूचना, उसमें कोई क्षति ना हो उसमें ऊर्जा की। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और चूंकि हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है, इसलिए अंदर का माध्यम कैसा होना चाहिए? क्रोड का सघन होना चाहिए, तुलना में किसकी? क्लैडिंग के। ये विरल माध्यम होता है और ये सघन माध्यम होता है। ये कांच से या क्वार्ट्ज से बना होता है, लंबे लंबे तंतुओं से, और क्रोड को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो क्लैडिंग की तुलना में सघन होता है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम ये ध्यान रखते हैं कि जब हम प्रकाश की किरण इसमें भेजेंगे या जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल हम इसमें भेजेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, जब वो इसमें एंटर करेगा तो एंटर करने पर वह जिस भी कोण पर, देखिए यहाँ पर एंटर करेगा ना बाहर से, तो इसमें कुछ तो अपवर्तन पहले ही पृष्ठ पर यहाँ पर हो जाएगा। जब ये यहाँ पर गिरेगा तो पहला चाहे परावर्तन कैसा भी हुआ हो, जब ये दोबारा इधर गिरे तो वो हमेशा कोण कैसा हो? क्रांतिक कोण से अधिक हो, और ऐसे में क्या होगा? पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और आगे ये जो सिग्नल है आपको, वो सिग्नल कैसा मिलेगा आपको? मान लीजिए मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ क्योंकि हमें निकालना है ना इसको भी यहाँ से।
तो ये जो सिग्नल हमें मिलेगा वो सिग्नल कई सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होते हुए मिलेगा। और इन बहुत सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बावजूद, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सारी की सारी इंटेंसिटी, सारी की सारी तीव्रता परावर्तित कर दी जाती है, इसीलिए कहीं भी लॉस नहीं होगा एनर्जी का, सिग्नल का, और सिग्नल हमें दूसरे एंड पे वैसे ही मिल जाएगा। तो ये है प्रकाशिक तंतु। आप इसे अपने बुक में देख सकते हैं, नंबर 256 पे दिया गया है, पेज नंबर 256 पे दिया गया है, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। आपके पास नोट्स हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच आज के इस टॉपिक के लिए। बुक में तो न्यूमेरिकल्स भी पेज नंबर 257 पे दिए गए हैं। पेज नंबर 257 पे 2 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उन्हें आप सॉल्व करें। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।